So hello and welcome guys to a new video of Anurag Talks, and you're watching Anurag Talks. See, basically I've covered ICSE 10th Physics chapter 3rd, which was machine. I got a comment from many students in Instagram that please upload machines. Okay. Not that such comment, as I am not that big YouTuber. But I will all you of you don't worry about your ICSEs. If you have to give ICSE that was 21, 22, जो चेंज इन सिलेबस होगा उसके बारे में वीडियो बताऊंगा आप लोग को. स्टार्ट कर दो. अब एक मैसेज था कल आया था, तो आपने खाली 3rd चैप्टर बनाया, बाकी चैप्टर कवर करिए. आप लोग का टाइम वैसे ख़राब करने से आप वीडियो बेकार में लंबी होगी. ठीक है, अब मैं डायरेक्ट शुरू करने जा रहा हूँ. फोर्स कह रहे थे ना, चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं ना. वो क्या कोई दिक्कत चैप्टर 1 में? नहीं. तो चैप्टर 1 फोर्स स्टार्ट करते हैं. देखिए, अगर किसी रिजिड बॉडी पर हम फोर्स लगाते हैं तो दो तरह के एक्शन हो सकते हैं. ठीक है, मान लो वो बॉडी रिजिड हो तो दो का एक्शन हो सकते हैं. हो सकता है वो लीनियर मोशन करे, जिसको हम ट्रांसलेशनल मोशन भी कहते हैं, या हो सकता है वो रोटेटरी मोशन करें, या और रोटेशनल मोशन भी उसके कह देते हैं कभी कभार. ठीक है, तो ऐसा कब कब होगा? मान लो कोई रिजिड बॉडी पाइवेटेड है. पाइवेटेड मतलब फिक्स है, सख्त है, एकदम फिक्स नहीं, सख्त है. उसका शेप, साइज, स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो सकता है. उस पर हम फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा बच्चों? वो बॉडी गोल गोल घूमने लगेगी. पाइवेटेड है बच्चों. अगर कोई बॉडी ऐसी नॉन पाइवेटेड हो, बंधन वो तो नॉन पाइवेटेड ना हो, हम लोग उस पर फोर्स लगाएंगे. एग्जांपल देके बताने में और क्लियर होता है आप लोग. और अगला केस क्या हो सकता है? वो नॉन रिजिड हो, सिंपली उसका शेप चेंज हो, साइज स्ट्रक्चर चेंज हो, वो क्या होगा? उसका नॉन रिजिड होगा. बेसिकली मैं आप लोग एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैंने ये पढ़ा था मैंने बुक से. एक्सप्लेन तो मैं अपने भाषा में आपको कर रहा हूँ, बहुत जरूरी है. इसकी ऐसी बात नहीं कि कंसाइज मुझे नहीं आती. इसमें चैप्टर स्टार्ट करते हैं. अ रिजिड बॉडी व्हेन एक्टेड अपॉन अ फोर्स कैन हैव टू काइंड ऑफ मोशन. मैं हिंदी में एकदम समझाऊंगा आपको. बता दिया क्या? आपको समझ आया जितना मैंने पढ़ाया? अगर हम किसी रिजिड बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो दो तरह के एक्शन हो सकते हैं. हो सकता है वो लीनियर मोशन करे, जिसको हम ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं, और हो सकता है वो रोटेटरी मोशन करे. वैसे कब कब होगा? अगर कोई रिजिड बॉडी पाइवेटेड है, बंधा हुआ है. रियल लाइफ एग्जाम, अगर तुम्हें बंधा हुआ है तो तुम गोल गोल ही तो घूम के जाओगे ना. अगर तुम पेड़ से बाहर घूमने की कोशिश करोगे ना, भाग थोड़ी ना सकते हो. लीनियर मोशन तो एकदम आगे बढ़ना होता, मूव्स अहेड. ठीक है, ऐसे एग्जांपल समझो. तो ICSE 2014 में पूछा क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लेके आप लोग को समझाऊंगा. ICSE 20 में पूछा व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन अ रिजिड एंड ऑन अ नॉन रिजिड बॉडी. तो रिजिड के दो केस बता देंगे कि पहला पाइवेटेड है कि नॉन पाइवेटेड. पाइवेटेड हो रोटेशनल मोशन, नॉन पाइवेटेड हो लीनियर या ट्रांसलेशनल मोशन. और नॉन रिजिड के लिए ये बता देंगे उसका शेप चेंज होगा, उसका साइज चेंज होगा, उसका स्ट्रक्चर चेंज होगा. ये क्वेश्चन आया था ICSE 2014 में. नेक्स्ट अब टॉपिक है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स. टर्निंग ऑफ फोर्स में बेसिकली हम ये जानेंगे कि ये खाली फोर्स पर डिपेंडेंट नहीं है, एक और फैक्टर है. एक और क्या फैक्टर? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फैक्टर है. मान लो ऐसे फोर्स तो हम लोग लगा रहे हैं, उसका डिस्टेंस है. डिस्टेंस भी तो होना चाहिए. एग्जाम्पल से दूसरों के बताऊँ? चलो एग्जाम्पल देते हैं. जैसे हम लोग का दरवाजा है ना, अगर हम वहीं पे फोर्स लगाएंगे जहाँ से उसका हिंज पॉइंट है, जहाँ से दरवाजा फिक्स्ड है, दरवाजा नहीं खुलेगा. ठीक है, ये एग्जाम्पल समझ लो. वैसे टर्निंग इफेक्टर में तो आपकी कंसाइज में दिया हुआ है. फैक्टर डेट इफेक्ट टर्निंग इफेक्ट क्या है? नंबर 1 या मोमेंट ऑफ फैक्टर विच इफेक्ट टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स का नंबर 1 या मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड. नंबर 2 या टर्निंग इफेक्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ठीक है, अब डेफिनेशन क्या? तो मोमेंट ऑफ फोर्स को, मोमेंट ऑफ फोर्स का एक नाम टॉर्क भी है. तो इसकी डेफिनेशन क्या है बच्चों? बच्चों आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखना. अगर आप जो मैं डेफिनेशन बताऊंगा उसके सिवा कुछ पता है, मैं तो आप लोग को बताऊंगा डेफिनेशन. देखिए, मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ये क्या है बच्चों? डेफिनेशन है
किसकी बच्चों? टॉर्क की बच्चों। एक सेकंड बच्चों, आ गया स्क्रीन पे बच्चों, ये कंप्लीट हो गया बच्चों। कपल अपल का फॉर्मूला पढ़ लेना, इससे यूनिट पढ़ लेना, न्यूटन मीटर क्या करते हैं। अब एक रिलेशन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷, वो वर्क एंड पावर एनर्जी में भी है, वर्क पावर एनर्जी में प्रोवाइड कर दूंगा। उसके साथ आपको स्क्रीनशॉट में पूरा आपको क्लियरली मैं दिखाऊंगा। मैं पहले से वो कंटेंट तैयार करके रखूंगा जो आपको विजिबल कर सकूँ, या डिस्क्रिप्शन में या तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा उस चीज़ का, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हो। या तो आप कमेंट सेक्शन में अभी आप कमेंट करके अपना जीमेल लिख देना या व्हाट्सएप नंबर लिख देना। तुम लोग क्यों लिखोगे, मैं अपना लिख दूंगा मेल डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के, तुम उस मेल पे मैसेज कर देना, ठीक है। अब अगला टॉपिक आता है बच्चों इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या वो जगह होती है जहाँ पे नेट फोर्स जीरो अर्थात नेट मोमेंट ऑफ फोर्स भी जीरो हो, ठीक है। जब नेट फोर्स जीरो हो तो लीनियर या ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, जब नेट मोमेंट ऑफ फोर्स जीरो हो तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इंपॉर्टेंट है मान लिए। इक्विलिब्रियम वैसे दो तरह के होते हैं, स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक जब बॉडी रेस्ट पे हो, अर्थात डायनामिक जब बॉडी मोशन पे हो, ठीक है। अब पूरा बता दें हम आपको डेफिनेशन तौर पे। देखिए स्टैटिक इक्विलिब्रियम, व्हेन अ बॉडी रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फोर्स द बॉडी इज सेड टू बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। नंबर 2 है डायनामिक इक्विलिब्रियम, when a body remains in the state of motion under influence of several forces the body is said to be in dynamic equilibrium, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स कंप्यूटर। नेक्स्ट टॉपिक इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो मैं वीडियो लंबी नहीं करना चाहता हूँ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नेक्स्ट पार्ट है, इसी टॉपिक का है, छोटा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, वही बताऊंगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखो, डेफिनेशन देखो, बेसिकली सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अ पॉइंट थ्रू व्हिच एंटायर वेट ऑफ बॉडी एक्ट्स हाउसएवर द बॉडी इज प्लेस्ड, ठीक है। नंबर 1 ये लिखना कंपलसरी है। अब ऐसा सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिखाने कुछ इंपॉर्टेंट आज तक आया नहीं है, वो है ऐसे ऑब्जेक्ट का नाम बताओ जिसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑब्जेक्ट के बाहर हो। क्या मतलब सर्कुलर रिंग, एक सिलेंडर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। बाकी 10 ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, कोई दिक्कत समस्या कमेंट सेक्शन में लिखो, मुझे मेल कर दो। मेल पे मैं अपना फ़ोन नंबर बता दूंगा, अगर तुम मुझे लगेगा तुम पढ़ने वाले बच्चे हो, ठीक है। जरूरी है यार ऐसे मैसेज करो फ़ोन नंबर का, हमसे मेल में सब कुछ पूछ लेना। अगर मुझे लगता है फिर हम लोग ग्रुप बना के डील भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है। ओके, हम अच्छे बच्चे रखना चाहते हैं उस ग्रुप में, ठीक है। अब कब उसमें यही सब है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्टार्ट करें क्या, बुक देख लो, ये बुक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, थोड़ा इससे बता दे क्या। बेसिकली इसमें कुछ है नहीं खास, एक एक लाइन जाए इसमें, आप लोग रीडिंग लगाना, जैसा भी दिक्कत हो बताना। तो स्टार्ट करेंगे बच्चों। When a particle moves with a constant speed in a circular path, उस मोशन को क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म एक्सिलरी मोशन। हमारे समय में इस समय क्या पार्टिकल मूव्स, यही क्या डेफिनेशन है, ये सीधा सर्कुलर बोल दिया है, गलत बोल दिया, बार बोलते हैं। व्हेन अ पार्टिकल मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ इट्स मोशन इज सेड टू बी एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मैं साइंस का बंदा हूं यार, ठीक है। अब देखिए जो हाँ, अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होता है ना एक्सीलरेटेड होता है, यूनिफॉर्म लीनियर क्या अनएक्सीलरेटेड होता है, सब जानते हैं। और देखो जब उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स एक रियल फोर्स होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्चुअल फोर्स होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डायरेक्ट अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, ठीक है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन रह गई, प्रिंसिपल भी रह गया, दो चीजें पहली पार्ट की रह गई, याद आ गई एकदम से। देखिए इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम क्या होता है, नंबर 1 रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी, नंबर 2 द algebraic sum of moment of all the force acting on the body of the point of rotation should be 0. I repeat, number 1 the resultant of all the force acting on the body should be 0. Number 2 the algebraic sum of moment of all the force acting on the body over the point of rotation should be 0. एक बार फिर से बोलूंगा यार, सॉरी, स्टार्ट करेंगे। बोलो दोबारा, कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम,
द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 यार, द एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी अबाउट द पॉइंट ऑफ रोटेशन शुड बी 0। अब प्रिंसिपल जो है इक्विलिब्रियम का वो है जितना क्लॉकवाइज उतना एंटी क्लॉकवाइज, अर्थात द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट। मेरे हिसाब से अब समाप्त हो गया। सर्कुलर मोशन भी बता दिया था पहले, एक्सीलरेटेड, अनएक्सीलरेटेड, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक बार मैं चेक करता हूँ आखिरी में हमेशा की तरह कि कुछ छूटा तो नहीं इंपॉर्टेंट। एक चीज मिल भी गई है पहले पार्ट से, पन्ना देखो मैं कैसे पन्ना पलटता चलो, देख रहा होगा, देख रहे हो, बेसिकली सब कुछ हो गया पढ़ाने लायक, ठीक है। क्योंकि हर चीज़ तो इसमें नहीं हो पाएगी ना, तो ये छूटी थी मुझे दिखी थी। जो मोमेंट ऑफ फोर्स होता है वो 2 तरह का होता है। बेसिकली बताने की कोशिश किया जा रहा है, मोमेंट ऑफ फोर्स होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है भाई साहब, 2 तरह का नहीं होता है मोमेंट ऑफ फोर्स। बताना था मोमेंट ऑफ फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब उसके डायरेक्शंस होते हैं। तो भाई साहब मोमेंट ऑफ फोर्स के 2 डायरेक्शन होते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को लेते हैं पॉजिटिव और क्लॉकवाइज को नेगेटिव। इसी के बेस में हमारे यूनिफॉर्म लीनियर वाले सवाल भी आ जाते हैं कि एक यूनिफॉर्म पाथ बना दो, यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ 100 सेंटीमीटर का है, 50 बहुत बड़े होते हैं, वेट रखा होता है, 20 सेंटीमीटर वेट रखा हुआ है, उधर वेट का निकालना बहुत अच्छे आसान से W वैल्यू निकाल लेते हैं, तो उसमें निकालते हैं क्लॉकवाइज अर्थात एंटी क्लॉक। वैसे पढ़ा रहे हो ना आप लोगों के सामने तो ज़्यादा क्लियर आएगा, ठीक है। वो भी देखिए, बनाऊँगा वीडियो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे बताना, मैं वैसे बेसिकली अगर कोई कमेंट नहीं आएगा तो मैं वर्क पावर एनर्जी पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, तो बताना किस पे वीडियो बनाए, ठीक है।